ऑपरेटर किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी के इशारे पर काम करते हैं तो उन्हें अपनी प्रोग्रेस टाइम टाइम पर अपने आकाओं को जो उनका जो रन करता है उस ऑपरेटर को जो उसका मास्टरमाइंड होता है इंटेलिजेंस एजेंसी का ऑफिशियल उसको रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। तो इस टेलीफोन से जो टेलीफोन में मोबाइल में जो हमें डाटा मिला उस डाटा में क्लियर कट डिफरेंट माइलस्टोन्स कि कहां तक वो पहुंच गए हैं इस ऑपरेशन में, उन लोगों ने कहां तक काम कर लिया है। जैसे जब उनकी एंट्री हुई इंडिया में उसकी फोटोज और जो गाड़ी बन गई उसकी फोटोज और साथ में वो कम्युनिकेशन जिसके हिसाब से उन्होंने आईएसआई को ऑपरेटर को रिक्वेस्ट किया कि हमारे को इतना पैसा दे दिया जाए, इस तरह का सारा एविडेंस हमारे पास इन्वेस्टिगेशन में आ गया और जिसको जो है एक बिल्कुल क्लियर कट प्रूफ था पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट का। कोविड की अपनी चुनौतियां थी। सबसे बड़ी दिक्कत थी कि कोविड की वजह से मूवमेंट में बहुत दिक्कत आ रही थी। हमारे लिए सर्चेज करना बड़ा कठिन था क्योंकि जब भी हम लोग अपनी टीम को सर्चेज के लिए भेजते थे उसके बाद वापस लाकर उनको क्वारंटाइन में रखना पड़ता था और हमारी डिफरेंट ब्रांचेस में लोग कोविड से अफेक्ट हो रहे थे। इनफैक्ट आपको मैं बताऊं हैदराबाद ब्रांच एक समय पर हमारी पूरी की पूरी कोविड अफेक्टेड थी। नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा और हम बात कर रहे हैं पुलवामा हमले की और उसकी जांच की, जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने की थी और उस वक्त एनआईए को हेड कर रहे थे वाईसी मोदी। मोदी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हम इससे पहले 2 पार्ट में उनसे हम जान चुके हैं कि किस तरीके से सरकार ने ये इन्वेस्टिगेशन एनआईए के हवाले की और शुरुआती जांच में क्या चुनौतियां आई और उसके बाद कैसे एक क्लू आया डेड टेररिस्ट के मोबाइल फोन से, जिसने उसके बारे में काफी सारे पाकिस्तान के लिंकेजेस जो हैं वो जाहिर कर दिए। लेकिन जब तक ये जांच आगे बढ़ती इस बीच कोविड आ गया। कोविड अपनी चुनौतियां लेकर आया। तो हम मोदी जी से जानेंगे कि सर, जैसे आपको लगा कि जांच जो है अब थोड़ी तेज गति पकड़ेगी, उसी वक्त कोविड आ गया। तो कोविड की क्या चुनौतियां थी आपके इन्वेस्टिगेटर्स के लिए और जांच पे उसका कितना फर्क पड़ा? देखिए, कोविड की अपनी चुनौतियां थी। सबसे बड़ी दिक्कत थी कि कोविड की वजह से मूवमेंट में बहुत दिक्कत आ रही थी। हमारे लिए सर्चेज करना बड़ा कठिन था क्योंकि जब भी हम लोग अपनी टीम को सर्चेज के लिए भेजते थे उसके बाद वापस लाकर उनको क्वारंटाइन में रखना पड़ता था और हमारी डिफरेंट ब्रांचेस में लोग कोविड से अफेक्ट हो रहे थे। इनफैक्ट आपको मैं बताऊं हैदराबाद ब्रांच एक समय पर हमारी पूरी की पूरी कोविड अफेक्टेड थी। लकीली जम्मू ब्रांच में उस तरह की प्रॉब्लम कम आई, लेकिन फिर भी हमारी टीम्स को बहुत सतर्क रहने की जरूरत थी और हम लोग इतनी फ्रीली नहीं घूम पा रहे थे, ना लोगों को बुला पा रहे थे क्योंकि बुलाने की अपने चैलेंजेस थे और लोग जो है इसका इस्तेमाल भी कर रहे थे, हमारे को मना करने के लिए भी कोविड का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन हमारी टीम्स ने फिर भी, क्योंकि एक हमारे यहाँ टाइमलाइंस होती हैं, हमारे यूएपीए में एक पर्टिकुलर पीरियड में हमारे को केस को कंक्लूड कर कर चार्जशीट डालनी होती है जब भी हम किसी एक्यूज को अरेस्ट कर लेते हैं। तो इस वजह से कोविड की परवाह ना करते हुए हमारी टीम्स ने बहुत मेहनत से ईमानदारी से काम किया और समय पर चार्जशीट डालने में सफल हुए। सर, पाकिस्तान के रोल के बारे में कुछ आप हमें बताइए, क्योंकि आपने हमें बातचीत के दूसरे चरण में बताया था कि किस तरीके से बाद में हमें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान की नकेल कसने में इस जांच से मदद मिली। तो किस तरीके से पाकिस्तान के लिंकेजेस जो है वो एकदम क्लियर हुए? मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, शायद मैंने पिछली बार भी बात की थी, कि जो एक्यूज किसी भी जो ऑपरेटर किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी के इशारे पर काम करते हैं तो उन्हें अपनी प्रोग्रेस टाइम टाइम पर अपने आकाओं को जो उनका जो रन करता है उस
ऑपरेटर को, जो उसका मास्टरमाइंड होता है इंटेलिजेंस एजेंसी का ऑफिशियल, उसको रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। तो इस टेलीफोन से, जो टेलीफोन में मोबाइल में जो हमें डाटा मिला, उस डाटा में क्लियर कट डिफरेंट माइलस्टोन्स कि कहां तक वो पहुंच गए हैं इस ऑपरेशन में, उन लोगों ने कहां तक काम कर लिया है। जैसे जब उनकी एंट्री हुई इंडिया में, उसकी फोटोज, और जो गाड़ी बन गई उसकी फोटोज, और साथ में वो कम्युनिकेशन जिसके हिसाब से उन्होंने आईएसआई को, ऑपरेटर को रिक्वेस्ट किया कि हमारे को इतना पैसा दे दिया जाए, इस तरह का सारा एविडेंस हमारे पास इन्वेस्टिगेशन में आ गया, और जिसको जो है एक बिल्कुल क्लियर कट प्रूफ था पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट का। और ये सारी जो जो भी हमारे पास एविडेंस आया था, वो हम लोगों ने इंटरनेशनल बॉडीज के साथ भारत सरकार ने शेयर किया, और उसी वजह से पाकिस्तान को ये प्रूव हो चुका, ये हम लोग प्रूव कर पाए कि पाकिस्तान की इस मामले में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी, और पाकिस्तान पर इंटरनेशनल दबाव भी इसी वजह से पड़ा। सर, जैसे ही पुलवामा अटैक हुआ और उसमें सुसाइड बमर का वीडियो आ गया, तो हमारी सरकार के मन में कोई शक शुबा नहीं था कि ये काम पाकिस्तान के इशारे पर किया गया है। और उसी के बाद जैश ए मोहम्मद को सजा देने के लिए बालाकोट में जो उसका कैंप है वहां पर हमला किया गया। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, ये एक तो पाकिस्तान और पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादी संगठनों को सजा देने का काम तो हो गया, लेकिन एनआईए की जांच क्यों इतनी अहम थी? हमने पाकिस्तान को सजा दे दी, लेकिन एनआईए को वो सब लिंकेजेस क्यों कनेक्ट करने थे जिनकी तार सीधा जैश ए मोहम्मद तक, मौलाना मसूद अजहर तक, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई तक जुड़ती थी? वो किस वजह से अहम था? देखिए, आपको जानकारी है नहीं है मैं नहीं जानता, एनआईए ने इस केस में 19 एक्यूज को चार्जशीट किया था। 19 में 7 तो जो मारे जा चुके थे, और 7 जिनको हमने अरेस्ट किया था, और 5 जो है इनके आकार जो पाकिस्तान में बेस्ड हैं। तो हमारे लिए तो ये बहुत जरूरी है कि हम उन सब 19 के 19 लोगों के खिलाफ पुख्ता सबूत कोर्ट में पेश करें। और एनआईए की इन्वेस्टिगेशन कच्ची पक्की नहीं होती है। हमारा, देखिए, वो एक भारत सरकार का अपना पॉलिटिकल लेवल का डिसीजन है कि पाकिस्तान पर अटैक किया जाए, बालाकोट पे अटैक किए। लेकिन सवाल जो है हमारा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम है इन्वेस्टिगेट करना, एविडेंस कलेक्ट करना, और मुजरिमों को कोर्ट तक पहुंचाना। तो हमने जितना एविडेंस हम लोग कलेक्ट कर सकते थे वो कलेक्ट करके कोर्ट में भेजा। और जो 5 आदमी पाकिस्तान में हैं, अब तो इन एब्सेंशिया ट्रायल का भी प्रोविजन नए सीआरपीसी में आ गया है। और मैं नहीं जानता कि पिछले जो उन 5 लोगों पर इन एब्सेंशिया ट्रायल की जा सकती है, लेकिन जो नए कानून के हिसाब से, तो अगर ऑफेंस नए कानून के लागू होने के बाद आता तो इन एब्सेंशिया ट्रायल भी हो सकती थी। तो मैं ये समझता हूं कि वो 5 लोग जो पाकिस्तान में हैं, जिनको हम लोग नहीं पकड़ पाए हैं, भविष्य में कभी मौका लगने से अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनको भी ट्रायल फेस करनी होगी। तो मैं समझता हूं कि एनआईए ने एज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपना पूरा रोल मुस्तैदी से किया। सर, पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। 7 साल हो जाएंगे 14 फरवरी को पुलवामा हमले के बाद, लेकिन हमने इस साल देखा पहलगाम में हमला हुआ, जो कि पूरा का पूरा पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित था। पाकिस्तानी टेररिस्ट थे और उन्हें वहां से इशारा मिला था इस तरीके का हमला करने का। तो आपने एनआईए की जांच में, अपने एनआईए जब आप हेड कर रहे थे, तो आपने ऐसी बहुत सारी जांची, ऐसी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस की होंगी जिसमें पाकिस्तान का रोल सामने। आपकी नजर में, आपकी मैं ओपिनियन जानना चाहता हूं, क्योंकि एनआईए का जन्म भी जो है वो 26/11 मुंबई हमलों के बाद हुआ, जो कि अगेन इट वाज ए पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड अटैक।
तो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है? ये जो एक लड़ाई जो भारत पाकिस्तान से लड़ रहा है वो किसी सिंगल एजेंसी का काम नहीं है। ये हम लोगों को ज्वाइंटली लड़नी पड़ेगी और मैं समझता हूं कि भारत सरकार बहुत सक्षम तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर किया गया, जो काम हमारी डिफेंस फोर्सेस ने किया। हमारा विदेश मंत्रालय जो है इंटरनेशनल ओपिनियन भारत के फेवर में कलेक्ट करता रहता है। सारे इश्यूज को डिफरेंट कंट्रीज में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे और उन्होंने भारत के पक्ष को रखा। इसी तरह से जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसका काम है जो भी पकड़ा जाता है, जो भी कोई मामला होता है, उसकी बेस्ट पॉसिबल इन्वेस्टिगेशन करें। जैसे अभी ये पुलवामा की हमने की, पहलगाम की अभी एनआईए कर रही है, या नई दिल्ली में जो ये घटना हुई, लाल किले की घटना हुई, उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इंटेलिजेंस एजेंसी का काम है कि जो बेस्ट पॉसिबल इंटेलिजेंस प्राप्त करके डिफरेंट एजेंसीज, एंटी टेररिस्ट बॉडीज के साथ शेयर की जाए। तो मैं ये समझता हूं कि इस पर डिफरेंट फ्रंट से लड़ाई हमारे को लड़नी होगी। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है पॉलिटिकल विल, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट में दिखाई देती है और वो लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इन द गिवन सर्कमस्टांसेस जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो डिफरेंट एजेंसीज, डिफरेंट बॉडीज, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सरकार की काम कर रही हैं। सर, एनआईए की जन्म लेने के बाद से भारत में एंटी टेरर इन्वेस्टिगेशंस में एक जो सुधार आया है, जिस तरीके से हम जो है उस जड़ तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं जहां से ये सारा का सारा टेरर का लावा निकलता है। अब ये एनआईए ने जो कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस बनाई हैं, इनका क्या जो राज्य सरकार की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड हैं वहां तक उनका फ्लो हो रहा है? हम जानते हैं कि एनआईए की कॉन्फ्रेंस चल रही है बाकी राज्यों की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड्स को, और उनको बुलाया गया है और उनसे शेयर किया जाएगा एंटी टेररिज्म इन्वेस्टिगेशंस को लेके जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है, जो कुछ लेसन्स लर्न करने हैं उनके बारे में बहुत सारे सेशंस वहां पे हो रहे हैं। इस बारे में आप हमें अगर बता पाए तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, एनआईए अपनी स्थापना के साथ ही क्योंकि इसका स्थान, इसका मैंडेट देश की प्रीमियर एंटी टेरर एजेंसी का रहा है, तो रेगुलर ट्रेनिंग जो है हम लोग एंटी टेररिस्ट स्क्वाड्स की, उनके ऑफिसर्स की हम लोग करते हैं। एनआईए का प्रयास रहता है कि बेस्ट पॉसिबल कोऑर्डिनेशन की जाए। एनआईए ने ट्रेनिंग के लिए बुकलेट्स भी बनाई हैं। अपना इंटेलिजेंस शेयरिंग का भी एक अपना सिस्टम है। एनआईए ने इनफैक्ट भारत सरकार ने मॉडल एटीएस का एक स्ट्रक्चर भी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को बताया है ताकि हर लेवल पर रेगुलर इंटरेक्शन हो सके। तो मैं यूं समझता हूं कि डिफरेंट यूएपीए केसेस की इन्वेस्टिगेशन की का प्रोटोकॉल, उसका प्रोसीजर एनआईए ने उसकी बुकलेट बनाकर सारी स्टेट्स के साथ शेयर किए हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये कि एक रेगुलर सिस्टम है, रेगुलर। इसमें मैं ये नहीं कहता कि ये कोई मैक्सिमम अचीव हो गया है, लेकिन ये एक लगातार एक प्रोसेस है जिसमें मेरा मानना है कि एनआईए और डिफरेंट स्टेट एजेंसीज कोऑपरेट कर रही हैं और आने वाले दिनों में लगातार इस बात में सुधार होगा। आप मान सकते हैं, आप देख सकते हैं क्लियरली कि डिफरेंट फ्रंट्स पर सारी एजेंसीज ने मिलकर, एनआईए साथ के साथ स्टेट पुलिस फोर्सेस ने मिलकर काम किया है और बहुत सक्सेस भी अचीव की है। असम में मुझे ध्यान है बोडो मिलिटेंसी को हमारी सुरक्षा बलों और एनआईए की इन्वेस्टिगेशन की वजह से पूर्णतः काबू पा लिया गया है। सुरक्षा बलों और डिफरेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की वजह से नक्सलिज्म पर ऑलमोस्ट कंट्रोल हो गया है। और ये हम लोग मानते हैं कि 31 मार्च तक देश को
नक्सलिज्म से पूर्णतः मुक्त करवा लिया जाएगा। तो मैं यूं समझता हूं कि डिफरेंट फ्रंट्स पर काम हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि जम्मू कश्मीर का फ्रंट काफी डिफिकल्ट है। जिहादी टेररिज्म पर भी काफी कंट्रोल देश में आया है। तो मैं मानता हूं कि बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल विल, सारी स्टेट्स का सहयोग और डिफरेंट एजेंसीज की कार्य क्षमता में सुधार की वजह से टेररिज्म के फ्रंट पर देश में बहुत कुछ अचीव किया गया है। ये थे वाईसी मोदी। ये तीसरा और कंक्लूडिंग एपिसोड था हमारी बातचीत का, पुलवामा हमले की जांच और उससे जुड़ी चुनौतियों को लेकर, और किस तरीके से पाकिस्तान को बेनकाब किया गया इस पूरी जांच में। मोदी साहब, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।